पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक ऐसे पहलू के बारे में जो समाज की और राजनीति की जो एक हमारी बहुत बड़ी कहना चाहिए विषय है, उसको सिनेमा कैसे देखता है, और वो विषय है जाति का। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में रहते हुए जाति जो है हमारे समाज का और हमारी राजनीति का एक केंद्रीय तत्व है। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनावों का माहौल है और चुनावों में सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो जाति के सवाल को अपने अपने तरीके से बहुत एग्रेसिवली उठा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सिनेमा सिनेमा जो है जाति के सवाल को किस तरह से देखता आया है जब से सिनेमा हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ है, खासतौर से जब से बोलती फिल्में शुरू हुई हैं, तब से सिनेमा में जाति के सवाल को किस तरह से उठाया गया है। और हिंदी सिनेमा के अलावा जो अन्य भारतीय भाषाओं में सिनेमा बनता है, खासतौर से दक्षिण भारत की भाषाओं में, मराठी में, बंगाली में, तो वहां पर जो है जाति का सवाल जो है वो किस तरह से सिनेमा की कहानियों में उतरा है, कैसे उसको निर्देशकों ने दिखाया है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिनेमा किस तरह से जाति के सवाल को कितनी गंभीरता से उठाता है। क्या सचमुच वो किसी समाधान की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, या उसका जो एक तौर तरीका है वो मसाला सिनेमा के खांचे में ही रहता है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई जो एक इस समस्या की एक जो गंभीरता है उसकी तह तक जाने की कोशिश दिखाई देती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं। सिनेमा के जानकार, सिनेमा के विश्लेषक, सिनेमा में ही लगातार अध्ययन करने वाले और उस अध्ययन को लोगों से साझा करने वाले लोग हमारे साथ शिबा असलम फहमी साहिबा हैं, जो कि पत्रकार हैं और टिप्पणीकार हैं, विश्लेषक हैं, एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं किंतु परंतु के नाम से। जबरी मलपारक साहब हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, हमारे कार्यक्रम के नियमित भागीदार हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, हिंदी हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी फिल्म पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है, बहुत वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक है, वर्षों से हिंदी फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं सिनेमा हॉल के नाम से। हमारे साथ संजीत नार्वेकर जी हैं, जो कि हिंदी मराठी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं, वर्षों से, दशकों से ये भी सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं और सिनेमा के भीतर सक्रिय भी रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है इन्होंने, कई फिल्मों का निर्माण किया है। और हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब हैं, प्राध्यापक हैं और सिनेमा के गहरे जानकार हैं, सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं, सिनेमा और समाज के रिश्तों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन रिश्तों की व्याख्या करने के लिए अक्सर हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिवा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं। जो जाति का सवाल है, हम देखते हैं कि जाति के सवाल पर राजनीति तो जो है वो बहुत तीखी राजनीति आजकल हमको दिख रही है। सभी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों, चाहे जहां जो सत्ता पक्ष है वो और जहां जो विपक्ष है वो अपने अपने तरीके से जाति के सवाल को उठाता है। जब से सिनेमा हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ है और आज जो सिनेमा बन रहा है, तो आप क्या कहेंगी, किस तरह से जाति का सवाल हमारे यहाँ उठाया जा रहा है फिल्मों में? क्या जाति हमारे सिनेमा में एक केंद्रीय तत्व बनकर उभरती है? जहां कहीं भी उसको देखा जाता है, तो क्या जाति का सवाल जो है वो सिनेमा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। 3 हिस्सों में बांट करके देखना चाहती हूँ। हालांकि ये कोई ऐसी डिवाइड नहीं है जो महसूस हो, लेकिन काल के हिसाब से महसूस कर सकते हैं। एक वो काल है सिनेमा का जिसमें मेन स्ट्रीम सिनेमा में जाति के सवाल को बहुत ढका छुपा अंदाज में किसी को हीरो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि अगर अपर कास्ट हीरो है और वो किसी निचली जाति के किरदार के साथ रहमदिली दिखाता है, मानवता दिखाता है, तो उस जाति से वो अपने आप को ऊंचा उठा रहा होता है। यानी जो निचली जाति है उसका बेचारापन, उस बेचारेपन पे दया करना और उसके साथ मानवता के साथ पेश आना, यही एक तरीका था। और इस तरह से जाति आती थी और बहुत ढके छुपे, जैसे किरदार खुद ही कह रहा है कि साहब हम तो छोटे लोग हैं, हम तो ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति का नाम लिए बगैर ये बताना कि हम आप में से नहीं है, हम बराबर नहीं है। तो एक तो वो दौर है जिसमें आप कह सकते हैं कि सुजाता जैसी फिल्में हैं और
दीगर फिल्में हैं जहां पर जाति का सवाल सीधे ना भी हो, लेकिन रामू काका के साथ रहम दिली का व्यवहार या उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाना, इस तरह की चीजें। एक दूसरा सिनेमा है जो आया 80 और 80 के दशक में ही आया और 90 तक भी उसकी छाप है, वो है पैरेलल सिनेमा, जहां पर जाति के सवाल को बहुत बारीकी के साथ उठाया गया कई फिल्मों में। और हमें वो फिल्म नहीं भूलती है स्मिता पाटिल और ओमपुरी साहब वाली जो फिल्म है कि जिसमें वो बाद में वो जो लाश घसीटी जाती है एक निचली जाति के व्यक्ति की, तो सदगति। वो एक सदगति है। सदगति। तो जी, तो वो जिस तरह वो सदगति को प्राप्त होता है वो कैरेक्टर, और जो भूख का एहसास है, जो गरीबी का एहसास है, और ये डिपेंडेंस कि मेरे घर में कुछ भी अच्छा या बुरा होना है तो हमें पंडित जी की मुहर चाहिए, और पंडित जी की मुहर लगवाने के लिए जब वो जाता है उनके घर पर, उसके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, फिर वहां उसकी जान चली जाती है। तो एक ये है जो पैरेलल सिनेमा है। इस समय जो सिनेमा और जो ओटीटी है हमारे पास, उसमें जिस तरह से उठाया जा रहा है, उसमें वो असर्शन, जो समाज में एक असर्शन आ गया है कि दावा ठोका है उन जातियों ने जिनको तथाकथित निचली जातियां कहते हैं, उन्होंने जो समाज में जो दावा ठोका है, जो उनका एक्टिविज्म है समाज के अंदर, और जो उनका सियासत के साथ एक मुठभेड़ है और मुकाबला है कि हम वो ये फिजूल बातें मानेंगे नहीं। ये एक तीसरी वेव हम कह सकते हैं जाति के सवाल को लेकर के, कि उसने हमें बिल्कुल दूसरी तरह से जाति के सवाल को आर्टिकुलेट किया है। ये हर जगह सिर्फ यही नहीं है कि वो बेचारा है, वो उसकी उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज कोई और उठाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये तीन तरह से मैं देखती हूँ, लेकिन इन सब के बीच में जो एक कंटिन्यूटी दिखती है, वो हमें जाति के सवाल को स्क्रीन प्ले के सवाल से जोड़ के मैं देखना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हमारा पूरा स्क्रीन प्ले है, चाहे वो अछूत कन्या से लेकर के आज तक का जो भी फिल्में हम देख रहे हैं, वहां पर कल्चर को जिस तरह स्क्रीन प्ले में कल्चर को जिस तरह दिखाया जाता है, वो हमेशा अपर कास्ट फ्यूडल कल्चर ही होता है, जो मेन स्ट्रीम कल्चर होता है। बाकी आपको साइड में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए या माहौल बनाने के लिए जो करना है, वो बाकी सारी चीजें, उसमें भिखारी भी है, उसमें होमलेस लोग भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम कल्चर है, उसमें आप देखेंगे जनरली अच्छे घरों में जिस तरह खाना खाया जा रहा है, जिस तरह कपड़े पहने जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह का वेजिटेरियनिज्म दिखाया जा रहा है, जिस तरह से एक अलग जगह बना करके भगवान की पूजा के लिए जो एक व्यवस्था की गई है, अच्छी बहू सुबह उठ करके किस तरह से पूजा करती है और पूरा परिवार उसके साथ जागता है, जो भी तौर तरीके हैं, वो जो तौर तरीके हैं, जो कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो कल्चर अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रभाव है जाति का। और वो अपर कास्ट और अर्बन या अर्बन ना भी हो तो अपर कास्ट और फ्यूडल फैमिली जो है, जो फ्यूडल हाउस होल्ड है, उसकी जाति ही मुख्य जाति है। तो बाकी जाति के सवालों को एक जगह रखेंगे, लेकिन लगातार कल्चरलाइजेशन ऑफ अपर कास्ट का जो सवाल है वो हमारे बीच में ऐसे आता है जिस पर हम बात ही नहीं करते हैं कभी। हमारे खाने, सबसे ज्यादा खाने और रसोई और भगवान का जो पूजा घर है, जो जहां से अच्छी बहू, नेक बहू या अच्छी माँ, नेक माँ, जो वो डिस्कोर्स तय होता है, वो सारा का सारा अपर कास्ट हिंदू कल्चर का, फ्यूडल कल्चर का घोतक है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये अपर कास्ट के कल्चराइजेशन वाला जो आपका इशू है, मैं उसको लेकर के हितेंद्र जी आपके पास आता हूँ। सिनेमा में जैसा कि अभी शिवाजी ने बताया कि जिस तरह की कहानियां दिखाई जाती रही हैं, खासतौर से जो जिन फिल्मों का उन्होंने नाम लिया, उसमें हमको अक्सर दिखाई देता है कि एक संभ्रांत मध्यवर्गीय परिवार है, जहां किसी न किसी तरीके से एक ऐसे पात्र का प्रवेश होता है या उसको प्रवेश मिलता है जो कि उस सवर्ण संभ्रांत मध्यवर्गीय परिवार के दायरे से बाहर का है, जाति के आधार पर भी और आर्थिक आधार पर भी। और कैसे सवर्ण संपन्न मध्यवर्गीय परिवार की दयालुता जो है या उसका हृदय परिवर्तन जो है, कैसे कहानी को एक सुखांत उसमें बदलती है। जैसे सुजाता का जो एक उदाहरण है हम ले सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक किस्म का सिनेमा है जिसको हम सोशली कॉन्शियस सिनेमा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मिडिल क्लास के रिफॉर्म पर एक जोर दिया गया था एक समय तक। क्या आपको लगता है कि ये जो सिनेमा है,
इसने कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को एक थोड़ा सा कहना चाहिए एक रोमांटिसाइज करके या उसका एक कहना बहुत एक उसको एक हल्के फुल्के पैकेजिंग में पेश किया। उसमें कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है जाति व्यवस्था को लेकर, जो कि समाज में तो कन्फ्रंटेशन चल रहा है। जब हम बात कर रहे थे इन फिल्मों की तब भी चल रहा था, क्योंकि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जिस तरह का हमने समाज में आंदोलन देखा है जातियों को लेकर के, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में, सब जगह ये चीज चली है। लेकिन फिल्मों में वो कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति जो है वो कम से कम शुरुआती सिनेमा में उतनी नहीं दिखाई देती। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर समाज में कॉन्फ्रंटेशन होता है तो उसका कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन माध्यमों में होगा, सिनेमा में भी होगा, होता ही है। लेकिन भारत में जाति के साथ हमारे राष्ट्रीय बोध का एक खास तरह का रिश्ता रहा है। साहित्य में तीखी चीजें आई थी, फिल्मों में भी शांताराम की फिल्म में का उदाहरण बहुत आसानी से दिमाग में आता है, और भी उदाहरण हैं जिसमें जाति आती है लेकिन वो कॉन्फ्रंट नहीं करती है, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं जो जाति का प्रश्न उठाना चाहती हैं वो कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहती हैं, और लेखक भी जो है वो मध्यवर्ग को जगाना चाहता है, उसका हृदय परिवर्तन कह लीजिए या उसको बदलना चाहता है। तो ये सिलसिला लंबा चला है। जहां पर कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति बननी शुरू हुई 60 के दशक में, महाराष्ट्र में हुई, दक्षिण भारत में जहां हुआ, वहां ये कॉन्फ्रंटेशन वाली बात आई। तो कॉन्फ्रंटेशन जो हिंदी प्रदेशों में आया वो बाद में आया और बहुत उग्र रूप में आया, और ध्यान रहे कि वो आया दलित नहीं बल्कि इंटरमीडिएट कास्ट के द्वारा आया, और वो बहुत ही एग्रेसिव था। वो एक तरह से इतना भयंकर होता चला गया कि कन्फ्रंटेशन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया पॉलिटिकली। तो ये एक बैकड्रॉप है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। या हम प्रेमचंद के जमाने को, बिमल रॉय के जमाने को, और ये जो अभी फिल्में आ रही हैं कास्ट पर, इन तीनों को न मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि मध्य वर्ग जो है वो जब भी इन चीजों को देखेगा तो पहले कन्फ्रंट करने की बात को नहीं सोचेगा। और बेसिकली हम लोग सिनेमा को जिस रूप में लेते रहे हैं उसमें एक किस्म का एक सकारात्मक बोध है, वो सकारात्मकता जो है वो हमारे सिनेमा में रही है बराबर। किसी भी फिल्म ने जाति व्यवस्था को ग्लोरीफाई नहीं किया है, ये ध्यान देने वाली बात है। हमारी फिल्मों ने जाति व्यवस्था को ग्लोरीफाई कभी नहीं किया है, थोड़ा गौण रखा है, लेकिन इसका एक कारण है, क्योंकि हम जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे थे तो हम उन सभी तत्वों को महत्व नहीं देना चाहते थे जिससे कि राष्ट्र की एकता को खतरा हो। लेकिन आप जानते हैं कि 60 के दशक में कुछ प्रक्रियाएं शुरू हुई, 70 में हुई, और 80 में आकर पुष्ट हो गई, और 90 तक आते आते चीजें बदल गई। तो अब जो फिल्में आ रही हैं, जाति के आधार पर जो फिल्में बन रही हैं, वो सीधे सीधे उठाई गई चीजें लगती हैं, और उसमें कॉन्फ्रंटेशन तत्व प्रबल तत्व है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक नहीं है, इससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि एक लड़ाई खड़ी की जा रही है, लड़ाई खड़ी हो जाती है। यहाँ सिनेमा का रोल जो है वो बहुत सकारात्मक नहीं रह गया है। अगर हम सिनेमा की हिस्ट्री को ध्यान में रखें तो ये जो फिल्में बन रही हैं जाति के नाम पर, वो किसी भी निगोशिएशन की तरफ नहीं ले जाती हैं। उसमें एक उग्रता है, उसमें एक क्लोजर है, और इस तरह के वक्तव्य से बहुत हम लोगों का लाभ नहीं होता है, क्योंकि जो अपर कास्ट बैशिंग है, ये अपर कास्ट बैशिंग जो है ये एक तरह से एक प्रोवोकेशन का मामला बन जाता है। अभी हम लोगों को उन सारे बिंदुओं की तरफ सोचना चाहिए जहां छोटे छोटे बिंदु हैं, जहां पर कि हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकें। और फिल्मों में जो जो हमारे पास उदाहरण है जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि फिल्मों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और जाति के आधार पर कॉन्फ्रंटेशन को बढ़ावा नहीं दिया, इन सारे तत्वों को हाईलाइट करने की जरूरत है। और इस तरह के एग्रेसिव पॉलिटिकल पोस्चरिंग को मैं बहुत ही विध्वंसात्मक मानता हूं। इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, ना तो किसी का हृदय परिवर्तन होता है, बल्कि आपस में द्वंद्व ही रचा जाता है, और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये फिल्में कुछ नहीं कर रही हैं, ये फिल्में प्रोवोक कर रही हैं, और इससे रिएक्शन पैदा हो जा रहा है। मैं तो इसी रूप में रखना चाहूँगा।
आपने बहुत बड़ी ही एक ऐसी स्थापना की है जिस पर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो सकती है, क्योंकि आपने जो कहा कि सिनेमा में बेसिकली रिफॉर्म पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कन्फ्रंट करने के सवाल को सिनेमा को दरकिनार कर देना चाहिए। ये इस पर हम आएंगे, इस पर। जी जी जी। इसमें एक बात जोड़ देता हूँ, जैसे हम लोग जब प्रसंग की चर्चा करते हैं तो अछूत कन्या वाला प्रसंग है, सुजाता का प्रसंग है, गंगा की सौगंध एक फिल्म थी जिसकी तरफ शिवाजी का इशारा था 80 के दशक में। गंगा की सौगंध में एक प्राण ने जिस चरित्र को निभाया था वो बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र है। उसमें जमींदारों के साथ उनकी बातचीत है, जमींदार से उनकी भेंट होती है, कभी मौका लगा तो उस पर बात करेंगे। ये सारे जरूर। सकारात्मक पॉइंट। हाँ, बस ये जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। अब हम बिल्कुल, जो आपने जो स्थापना दी है, हाँ आपने जो स्थापना दी है वो उस पर हम अभी कार्यक्रम के उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले जरा संजीत नार्वेकर साहब के पास आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने जो सवाल उठाया था और जिसको आपने भी आगे बढ़ाया जितेंद्र जी, जो सिनेमा रिफॉर्म की बात कर रहा था, जब सिनेमा में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ और जैसे जैसे कहानियों में जाति का तत्व आया, तो जो शुरुआती सिनेमा था, संजीत जी चूंकि आप सिनेमा के इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा में जो भी हमने देखा और दक्षिण के सिनेमा में भी जो ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ, इसका अगर हमें थोड़ा ब्यौरा दे सकें। साथ में अगर जो हमारे पहले दो पैनलिस्ट ने जो सवाल उठाए हैं उन पर भी आप कुछ बोलना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जो चीजें हैं मराठी सिनेमा में, और क्योंकि महाराष्ट्र में जाति आंदोलन का एक बहुत लंबा असर रहा है, बहुत गहरा असर हमने देखा है समाज में, आजादी से पहले भी और अम्बेडकर की वजह से, और आजादी के बाद भी, और आज भी हम देख रहे हैं सैराट जैसी फिल्में वहां बनती हैं, बहुत सारी फिल्में अभी भी बन रही हैं लगातार जिनमें ये जाति का तत्व जो है बहुत प्रमुख है। संजीत जी। जी, प्रस्तावना के तौर पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा और ये दोहराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दोहरा लूंगा कि आप अगर हिंदी सिनेमा का बैकग्राउंड देखें तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों के पास दो हाई पॉइंट्स हैं, दो माइलस्टोन्स हैं। एक तो अछूत कन्या जो 1935 में हुई, उसके बाद हम लोग सुजाता की बात करते हैं, 1960 में बात करते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्टली हम लोग 80s में आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में कभी भी कोई ये दो फिल्में छोड़ के कोई भी फिल्म ने कास्ट को मेन पॉइंट बना के फिल्म बनी नहीं है। बैकग्राउंड में आया होगा, उस पर बात की होगी, लेकिन बेसिकली ये एटीट्यूड जो है कि हीरो को कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसकी जाति हम बताते नहीं है, कहाँ से आता है बताते नहीं है, बस हीरो आ जाता है फोर फ्रंट में, जो भी करना है करके चले जाता है। तो एक बार मैंने श्याम बेनेगल को पूछा, क्योंकि उनकी फिल्म अंकुर आई थी, और इमीडिएटली उसके बाद मैंने उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि हिंदी सिनेमा में कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया कास्ट जो सोसाइटी में है सब जगह पे, लेकिन फिल्मों में कहीं नजर नहीं आता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया जो मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि संगीत ऐसी बात है कि इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को इंडियंस करके एक जॉइंट ये फ्रंट पेश करना था, तो इंडियन शुड बी सीन एज इंडियंस। तो हम लोगों ने जाति की बात कभी की नहीं, खाली हम लोग नेशन बिल्डिंग और इंडियंस हम सब एक हैं इस तरह से बातें की। तो अगर आप देखा जाए तो इवन 1970s में अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की भूमिका की, लेकिन एंग्री यंग मैन में हमेशा क्लास डिफरेंस दिखाया है, कास्ट डिफरेंस नहीं दिखाया है। दीवार का जो हीरो है या और कोई जो हीरो है जो अमिताभ बच्चन ने पेश किया, ये कभी इसने कास्ट की बात नहीं की, खाली क्लास डिफरेंस की बात की। और यू एंग्री क्यों है? क्योंकि क्लास डिफरेंस है। मेरे हिसाब से सबसे पहली फिल्म जो रिबेलियन, जो अभी हितेंद्र जी बोल रहे थे, जो रिबेलियन की बात हुई कि जहां से दलित वर्ग में एक प्रकार का ये आ गया कि आंदोलन करना चाहिए, हमको अपनी जगह बनानी चाहिए, तो वो है 1974 में जो अंकुर बनी। तो पूरी कहानी संत तरीके से चल रही है, ये होता है वो होता है, लेकिन जो कमेंट है फिल्म मेकर का, जो कमेंट है वो एंड में आता है। ये सारा किस्सा देखने के बाद एक छोटा बच्चा है वो जाके पत्थर मारता है ये अपर कास्ट के आदमी की, आपने एक लड़की को खराब किया, आपने इस आदमी को पीटा, बट वी विल नॉट स्टैंड फॉर इट, हम लोग इसका रिबेलियन करेंगे। तो वो रिबेलियन की निशानी है, छोटी सी है, पत्थर उठाता है और फेंकता है।
तो ये पहली बार जो मेरे हिसाब से कि एक रिबेलियन की बात हुई कि जो दलित कैरेक्टर है ही इज रिबेलिंग अगेंस्ट अपर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैं इंडिविजुअल फिल्मों की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इंडिविजुअल फिल्मों की बात करेंगे तो फिर बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि हाल ही के इसमें कि आप न्यू वेव सिनेमा है या ऑफबीट सिनेमा है या प्रकाश झा का सिनेमा है, आप उसमें ठीक है एक रियलिज्म दिखाते हैं, कास्ट का आपका ये हो जाता है, डिपिक्शन हो जाता है, लेकिन उसका मैसेजिंग कुछ अलग नहीं है। मैंने ये 3 चीजें देखी हैं कि जितना भी एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आप ऑफबीट सिनेमा लीजिए तो उसमें भी जैसे सत्यजीत रे की सदगति है, दुखी का जो कैरेक्टर है जो ओमपुरी करता है उसपे वो अपर कास्ट का आदमी है तो उसको बोलता है कि भैया ये काम करके दो, ये गोनी वहां ला स्टोर रूम में जाके फेंको। तो एक एक्सप्लॉयटेशन का जो एक डिपिक्शन है, मैं समझता हूँ कि जितना भी ऑफबीट सिनेमा है उसमें आपने दलितों को टूटे फूटे लोग जिनको मसीहा की जरूरत है ऐसे पेश किया है। आपने रिबेलियन ज्यादा दिखाया नहीं है। हालांकि अगर आप प्रकाश झा की दामुल देखिए या तो आरक्षण देखिए या तो चक्रव्यूह देखिए, हालांकि चक्रव्यूह तो ऋषिकेश मुखर्जी की नमक हराम से ली थी, जो बेकेट से ली थी, तो वो तो लंबा सिलसिला है। लेकिन चक्रव्यूह में भी आप खुल के आके बोलते नहीं है कि भाई ये वंचित लोग हैं या ये दलित हैं या ये आदिवासी हैं, आप बोलते हैं ये नक्सलाइट है। और वो जो अभय देओल का कैरेक्टर है वो नक्सलाइट में जाके मिलता है, उनको समझ में आता है कि ये मेरे लोग हैं। और जो अर्जुन रामपाल है जो पुलिस ऑफिसर का, उसको बोलता है कि भाई जाके तुम इन्फिल्ट्रेशन करो। तो ये सब जनरली जो है आपका डिपिक्शन रहा है कि भाई ये दलित लोग हैं बेचारे, इनको मसीहा की जरूरत है। तो आप सदगति में देख लीजिए, ये बहुत प्रोनाउंस्ड है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी, जितने भी सिनेमा बने हैं, जितने भी फिल्में बनी हैं, मेरे हिसाब से सब रूरल बैकग्राउंड पे हैं। तो आपने उसको एक तरह का ये मैसेजिंग कर दिया है कि ये प्रॉब्लम जो है ये रूरल प्रॉब्लम है, ये अर्बन एरियाज में होता नहीं है। आप अर्बन एरियाज में बम्बई जाओगे, दिल्ली जाओगे, आप वहाँ कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता नहीं है। उसमें भी कई अपवाद हैं, जैसे गली बॉय है या झुंड है, हालांकि उसमें कास्ट डिफरेंसेस ओपनली नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन झुंड है या गली बॉय है, और जैसे मैंने आरक्षण कहा उसमें भी आप कास्ट की बात करते हो, लेकिन इतने इससे नहीं हो। मुझे क्या लगता है मालूम है कि देखिए, रीजनल सिनेमा की अगर बात की जाए और मराठी सिनेमा से स्पेसिफिक बात की जाए, और मुझे मालूम है आप किसकी बात करेंगे, नागराज मंजुले एक डायरेक्टर आया है जिसने हाल ही में फैंड्री बनाई, सैराट बनाई। सैड चीज क्या है, दुख वाली बात क्या है कि जब सैराट हिंदी में धड़क बन के आ जाती है, या जब सुमित्रा भावे की दोघी जो 1996 की फिल्म है, जो लागा चुनरी में दाग बन के आ जाती है हिंदी में, तो उसका हुलिया ही बदल जाता है। उसमें से कास्ट निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है, और आप बस रोमांटिक लेवल पे, हालांकि मैं मानता हूं कि करण जौहर और यशराज फिल्म से आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये लोग तो आंदोलन लाने वाले नहीं है। बट फिर भी जब एक ट्रांजिशन हो जाता है, अभी मराठी में आपने कहा कि जाति पे फिल्म बहुत बहुत झाला, महार पंढरीनाथ, फिर शापित करके मेरे जो दोस्त विनय नेवालकर ने जो फिल्म बनाई थी, तो बहुत सारी ऐसी मराठी फिल्में आई हैं जो हिंदी में हुई नहीं है, लेकिन जो भी हिंदी में हुई है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, दोगी का एग्जाम्पल लिया, सैराट का एग्जाम्पल लिया, हिंदी में जाके क्या बनता है। मुझे क्या लगता है फाइनल इसमें कि आप जैसे हॉलीवुड में 1960s में ब्लैक पावर और ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट आया और नीग्रोस खुद फिल्में बनाने लगे, राइटर डायरेक्टर बने, ब्लैक एक्टर्स बने, इंसिस्ट किया उन्होंने कि ब्लैक रोल हो तो व्हाइट एक्टर नहीं प्ले करेगा, इंडियन ही प्ले, सॉरी नीग्रो ही प्ले करेगा। जो आज तक अभी इवन इंडियन कैरेक्टर्स के लिए आपने देखा है कि रिसेंट तक व्हाइट लोग करते हैं, इंडियन लोग। कभी कभी मुझे कबीर बेदी ने एक बार कहा कि संजीत मैं छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बोला कि आई एम नॉट इवन इन कंटेंशन फॉर इंडियन रोल्स। उसी तरह से वो ब्लैक का मूवमेंट हो गया और उन्होंने इंसिस्ट करके आज ब्लैक सिनेमा इज अ वेरी पावरफुल मूवमेंट इन हॉलीवुड। जैसे हम लोग अगर जब तक दलित राइटर्स नहीं आएंगे, दलित एक्टर्स नहीं आएंगे, दलित डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, जैसे नागराज मंजुले का मैंने एग्जांपल दिया, उसका पूरा फोकस है इस तरह का सिनेमा बनाना और इस तरह का सिनेमा हाईलाइट करना। हमारे यहाँ अभी दलित एक्टर्स आए तो भी तब के मतलब
वो बताते नहीं है कि भाई हमको ये करना है और हमारे एस्पिरेशंस जो है ये हमको प्रेजेंट करना है। ये मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ऐसी कोई मूवमेंट आ जाए सिनेमा में जिसमें ये लोग, अभी अभी तक क्या होता है कि अपर क्लास लोग ही दलित की भूमिकाएं कर रहे हैं, तो उसमें ट्रूथफुलनेस नहीं आ जाता है, ये मुझे लगता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से हॉलीवुड में जो अश्वेत अभिनेता हैं वे ही अश्वेत पात्रों की भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ अश्वेत अभिनेताओं की, निर्देशकों की एक अच्छी खासी तादाद है और बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके लिए उनको मतलब जो भी वहाँ सम्मान की श्रेष्ठतम सीमाएं हैं, श्रेष्ठतम श्रेणियां हैं, उसके लिए वहाँ पर उनका नाम चलता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी दलित अभिनेता, दलित निर्देशक, दलित नायक नायिकाएं नहीं आए हैं। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि संजीत जी जब कह रहे थे तो जो उन्होंने ये बात कही है, इसके साथ साथ जो अभी शिवा जी ने और हितेंद्र जी ने भी जो बात कही, तो क्या ये हम मान लें कि हिंदी सिनेमा के खांचे में जब हम बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक कहना चाहिए कि स्टीरियोटाइपिंग का मामला है कि जैसे उन्होंने कहा कि सवर्ण जो पात्र हैं उनको उनके रिफॉर्म का मसला है, या ये टोकनिज्म का मामला है जो जिसको हितेंद्र जी कह रहे थे कि भाई रिबेलियन नहीं होना चाहिए, लेकिन रिबेलियन से, क्योंकि रिबेलियन से जो है बात वो उस तरह से नहीं जाता है संदेश, जो कि दरअसल हितेंद्र जी की मंशा है कि जाए। वो शायद समाज में उस तरह का विद्रोह नहीं चाहते सिनेमा के जरिए, लेकिन समाज में विद्रोह तो हमको दिख रहा है। जाति के सवाल पर काफी कड़वाहट दिख रही है, राजनीति बहुत तीखा रूप ले रही है, और हम देख रहे हैं कि समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारी, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, चाहे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें सब में जाति जो है एक बहुत कहना चाहिए बड़ा आधार है, और बहुत उसके तीखे असरात भी हमको दिख रहे हैं। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं दिखता। जो बात अभी बहुत महत्वपूर्ण कही संजीत जी ने कि जब सैराट जो है हिंदी में आती धड़क बन जाती है, या जब सुमित्रा भावे की फिल्म आती है तो वो लागा चुनरी में दाग बन जाती है और उसका कथ्य कहीं से कहीं चला जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदी सिनेमा में क्या वो कन्फ्रंटेशन वाला, जो खासतौर से मुख्य धारा का सिनेमा है, उसमें वो कन्फ्रंटेशन वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, लेकिन वो जो मूल कहानी उठाता है उसकी भी कहीं ना कहीं आत्मा को नष्ट कर देता है। क्या कहेंगे आप? जी, आप सभी को नमस्कार। और ये हमारे पहले जो तीनों महत्वपूर्ण बातें की गई है, तीनों वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखा है। सबसे पहले मैं हितेंद्र जी की बात कहूँ तो मैं कन्फ्रंटेशन से नहीं घबराता। मुझे लगता है कि कन्फ्रंटेशन होना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म तो हम करते रहे इतने सालों, 75 साल से सुधार ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो जब तक कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, एक मकान ढह रहा है, जर्जर हो चुका है, उसको पूरी तरह से तोड़ देने की जरूरत है, तभी नया मकान बन पाएगा। नहीं तो उसमें मरम्मत और चिप्पी लगाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने को है। विस्तार में जाएंगे तो और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हिंदी सिनेमा के संदर्भ में संजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक उस समुदाय से मेकर नहीं आएंगे, समुदाय से कलाकार नहीं आएंगे, तब तक उन भावनाओं को अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश नहीं किया जा सकेगा। हमने देखा है कि उत्तर भारत में खास करके जो दलितों और निम्न जाति के लोगों की पार्टियां बनी, राजनीतिक पार्टियां बनी, वे कैसे पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू बनते रह गई, उनके साथ समझौते में चली गई, और उन्होंने वैसा आंदोलन कभी नहीं खड़ा किया जैसा कि दक्षिण में दिखाई पड़ा हमें, या महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा। इनसे अलग वहां पे वो सत्ता परस्त हो गए, समझौता परस्त हो गए, और कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल हुए। उसके सबसे बड़े उदाहरण रामविलास पासवान है कि जिसकी सरकार किसी की बने, उसमें रामविलास पासवान मंत्री जरूर बन जाएंगे। तो इस तरीके के समझौते होते रहे, और ये कहीं ना कहीं उस राजनीतिक मानसिकता को भी जाहिर करता है जो दलितों के अंदर, जो निम्न जाति के अंदर उन्होंने प्रवेश किया कि हमें सत्ता सुख में शामिल हो जाना है, अपना हक हासिल करने पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। लेकिन दक्षिण में आप देखें तो बताते एक आंदोलन चलता है, महाराष्ट्र में आंदोलन चलता है, और उसका असर यहाँ के सिनेमा पर भी है। उत्तर भारत में सिनेमा पर नहीं है। उत्तर भारत कहने का मतलब हिंदी के सिनेमा में ऐसा असर नहीं है। जो थोड़ी बहुत फिल्में इधर दिखी हैं, जैसे आर्टिकल 15 की बहुत चर्चा होती है फिल्म की, लेकिन उस समय भी मैंने ये बात कही थी, अब भी मैं दोहरा रहा हूँ कि वहां पे एक संरक्षण वाला भाव है। उनके मुल्क में भी ये संरक्षण वाला भाव था। हम हिंदू हैं,
हम तुमको बचा लेंगे, मतलब मुस्लिम परिवार की बहू जो हिंदू है वो उसकी लड़ाई लड़ती है। मेरा तो ये कहना था कि उस किरदार को ही मुस्लिम क्यों नहीं, उसकी बहू मुसलमान भी हो सकती थी, वकील भी हो सकती थी, वो भी लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू बहु समाज में हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम मुसलमान हो, हम रक्षा करेंगे। तुम दलित हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम निम्न जाति के, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये वाला भाव सिनेमा में भी प्रकट होता रहा है बार बार। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह वही है कि हम उनके मेकर नहीं है, उस समुदाय से आए हुए मेकर्स नहीं है। ले दे करके एक नीरज घेवन अभी दिखे हैं। नीरज घेवन की फिल्म मसान आई थी, आपने देखी होगी। फिर लुकाची वो एक सीरीज आई थी, सीरीज में उन्होंने एक एपिसोड किया था, वहां भी इस बात की चर्चा की थी। तो ऐसे मेकर्स बहुत ही कम है। या जोरम आई थी पिछले दिनों, जोरम फिल्म अगर आपने देखी, वो आदिवासी की बात करने लगती है, लेकिन वहां भी ये समाज आता है। हिंदी फिल्मों की बात करते समय मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये सवर्ण हिंदू समाज का सिनेमा है। नाम उपनाम जो रखे जाते हैं, उन नामों को ही देख लें तो फिल्म के नायक का नाम चौथी राम नहीं हो सकता, उसका नाम राहुल ही होगा, उसका नाम आहान विहान ही होगा, उसका नाम ऐसा ही कुछ होगा जो आज के एलीट क्लास के चरित्रों का नाम होता है, वैसा ही नाम होगा। किसी भी मुख्य किरदार का नाम के उपनाम में आपने पासवान नाम नहीं सुना होगा कि किरदार का नाम पासवान है। चिराग पासवान भी जब एक्टर बनने आए, उन्होंने जो कहानी चुनी, उसमें उनका कैरेक्टर कहीं से भी उनकी जाति या उनके समाज का नहीं था। वो भी एक आम हिंदी फिल्मों की कहानी कर रहे थे। विरोधाभास हिंदी समाज में खूब दिख रहा है। उसके तीन स्तर हैं। हम जब हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, एक तो वो रहा है जो मेन स्ट्रीम हिंदी का सिनेमा रहा है, जहाँ पे जैसा मैंने कहा सवर्ण हिंदू समाज का नायक होता है, नायिका भी लगभग उसी समाज की होती है। यहाँ पे दलित है, अल्पसंख्यक है, निम्न जाति के किरदार हैं, इनको लगभग किनारे पे, हाशिए पे या सहयोगी किरदारों में रखा जाता है। कभी भी उनको नायक का दर्जा नहीं दिया गया। उनको निभाने वाले किरदार कलाकार मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन फिल्म में जब वो आएंगे तो उनका नाम प्रेम हो जाएगा, उनका नाम राहुल हो जाएगा, उनका नाम खुर्शीद नहीं होगा, उनका नाम अनवर नहीं होगा, उनका वही हिंदू नाम होगा जो जमाने से। और चूंकि एक किसी निर्देशक ने मुझे जवाब दिया था, वो ऐसा इसलिए शुरू से किया गया कि दर्शकों का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू समाज से आता है, इसलिए मुसलमान कलाकारों को भी हिंदू नाम दिए जाते हैं। हिंदी फिल्मों में कभी भी उनको मुसलमान नाम नहीं दिए जाते। और ये इस अंतर विरोध को, इस द्वंद्व को समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ होगा। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जैसे ही आप मुस्लिम किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं, उसको मुस्लिम सोशल का नाम दे देते हैं। क्यों नहीं मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म एक ऐसी बनती है जिसका नायक और नायिका दोनों मुसलमान हो सकते हैं, या कोई एक मुसलमान हो सकता है, उसको वैसे ही प्रेम करने का अधिकार मिले, उसको वैसे ही बाहें फैलाने का अधिकार मिले जैसे बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन नहीं, हम उसको मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उसी क्लीशे घिसे पीटे मानकों के साथ दिखाते हैं कि देखो ये मुस्लिम परिवार से आया हुआ एक किरदार है। उसको आम हिंदी फिल्मों का किरदार नहीं बनाते। ये कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक अवरोध है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, एक जो वर्ण व्यवस्था बैठी हुई है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जहां तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी बात है, इंडस्ट्री में घूमते फिरते लोगों को देखते समझते हुए संजीत जी भी इस चीज को हो सकता है स्वीकार करें कि यहाँ भी भयंकर किस्म से वर्ण व्यवस्था चलती है। ये वर्ण व्यवस्था दूसरे तरीके दूसरे नामों से हो सकती है। ये प्रदेश व्यवस्था के नाम पर हो सकती है, ये इलाके की व्यवस्था के नाम पर हो सकती है, ये जाति की व्यवस्था के नाम पर हो सकती है। लेकिन अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टिव लोगों की पूरी लिस्ट बनाई जाए, उसमें उच्च वर्गीय लोगों की संख्या कम से कम 80 से 85% होगी। सिर्फ 15% ऐसे निम्न समाज से आए हुए लोग हैं। वो भी कौन है? जो लाइट बॉय का काम करते हैं, जो स्पोर्ट बॉय का काम करते हैं, जो मैनुअल जॉब करते हैं।
उस जॉब में लगे हुए हैं। तो जब तक आप नियामक भूमिका में ऐसे समाज से आए हुए व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक आप ऐसी फिल्मों की कल्पना मुझे लगता है नहीं कर सकते। मैं 70s की बात, समांतर सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ एक आंदोलन के तौर पर सब उभर के आया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन हश्र उसका क्या हुआ है? चाहे दामुल हो, अंकुर हो, आक्रोश हो, पार हो, इस तरह की बहुत सारी फिल्में गिनाई जा सकती हैं, जहाँ पे दलित समाज, निम्न समाज और इनको हीरो बनाने की कोशिश की। यहीं पे मैं पा रंजीत का नाम लेना चाहूंगा। ये जो दया वाला भाव है, ये संरक्षण वाला जो भाव है, जो उच्च जाति के लोग जब फिल्में बनाते हैं तो दिखता है, पा रंजीत के यहाँ ऐसा नहीं है। पा रंजीत की कबाली देख लें, काला देख लें, सरपटा परम्बराई ऐसे कुछ नाम है, वो देख लें। अभी थांगलान करके एक उनकी फिल्म आ रही है, वहां पे एक असर्शन है।